हेलो मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एसीजी पर। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ संगतकार, जिसे मंगलेश डबराल के द्वारा लिखा गया है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम इनका कवि परिचय और पाठ परिचय, जो कि मंगलेश डबराल के नाम से है, पूरा काव्य पद्यांश। तो इसका आज हम सबसे पहले हम जो है इसका कवि परिचय पढ़ लेते हैं। और दोस्तों, जितने भी इस पाठ से कवि परिचय से और पद्यांश से जितने भी प्रश्न बनते हैं उनका आज हम जानेंगे और समझेंगे, जिससे आपको याद करने में ज़्यादा परेशानी ना हो, आप आसानी से उनको याद कर लें। और आपको इससे जो पद्यांश की मैं व्याख्या करूँगा वो भी आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बस केवल आपको 1 और 2 बार या 3 बार आपको देखना है। उसके बाद जितने भी प्रश्न बनते हैं वो आप उनको आसानी से हल कर सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम कवि परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। मंगलेश डबराल का जन्म 1948 में टिहरी गढ़वाल, वर्तमान में उत्तरांचल यानी उत्तराखंड राज्य में स्थित है, और काफल पानी गांव में हुआ था। शिक्षा दीक्षा इनकी देहरादून जिले में हुई थी। देहरादून, हाँ, एक राजधानी है इसकी, यहाँ पर हुई थी। दिल्ली आकर इन्होंने हिंदी पेट्रियाट, प्रतिपक्ष और आसपास नामक पत्रिकाओं के साथ में काम किया, और भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पत्रिका नाम है पूर्वग्रह में ये सहायक संपादक भी रहे हैं। इन्होंने इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित पत्रिका अमृत प्रभात में भी कुछ दिन के लिए नौकरी की, वहाँ कार्य किया इन्होंने। और 1983 में जनसत्ता नामक अखबार से में जो है साहित्यिक संपादन का इन्होंने पद संभाला। कुछ समय तक इन्होंने सारा समय, जो कि सारा टीवी दोस्तों पुराने समय में हुआ करती थी हुई, तो सारा समय में भी इन्होंने कार्य वहाँ पर किया। और आजकल ये जो है नेशनल बुक ट्रस्ट में से जुड़े हुए हैं। इनकी मुख्य जो कविता संग्रह है उनके बारे में देख लेते हैं। मंगलेश डबराल के प्रमुख 4 कविता संग्रह हैं जो प्रकाशित हो चुके हैं अब तक। पहला जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पहाड़ पर लालटेन। दूसरा है घर का रास्ता। तीसरा है हम जो देखते हैं। और चौथा है आवाज भी एक जय है। तो इस प्रकार यहाँ से इनके जो है 4 कविता संग्रह हैं, जो कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड टीचरों में, क्योंकि आप जानते हैं जो पुस्तकें हैं स्कूलों में 12वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 9th क्लास में, इन सब क्लासों से इन पाठों में से प्रश्न आते हैं, तो आप ध्यान रखें इसका भी। नेक्स्ट, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कवि परिचय। नहीं, इससे पहले और हम थोड़ा जो है इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से सम्मानित किया गया है साथ में। और मंगलेश की ख्याति अनुवादक के रूप में रही है, मतलब इन्होंने बहुत सारी रचनाओं का जो विदेशी भाषा में थी उनका इन्होंने अनुवाद किया, जैसे कि अंग्रेजी भाषा है, रूसी है, जर्मन है, स्पानी है, पल्सकी है, बल्गारी है। इन भाषाओं का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। ओके, इसके बाद जो है हम इसका जो पाठ परिचय है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो पाठ जो है वो है संगतकार। तो संगतकार या सहायक कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर कवि ने यहाँ पर विचार किया है। अर्थात कि जो मुख्य गायक होता है संगीत कार्यक्रम में या किसी कविता काव्य में, कविता गायन में, तो उसके साथ उसका साथ देने वाले, उसके साथ गायन करने वाले व्यक्ति की भूमिका पर कवि ने यहाँ पर विचार व्यक्त किया है कि जो व्यक्ति पर्दे पर न आकर पीछे से कार्य करते हैं, उनका साथ निभाते हैं, तो वे अपनी मानवीय जो भावनाएं उनको प्रकट करते हैं। तो इसके माध्यम से कवि ने एक संगतकार की भूमिका बताई है। अब हम चलते हैं इसकी जो पाठ है संगतकार, उसकी व्याख्या पर। देखिएगा, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का स्वाद साथ देती, वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है,
या पैदल चलकर सीखने आने वाले दूर का कोई रिश्तेदार। तो दोस्तों देखिएगा, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती है। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि किसी भी संगीत कार्यक्रम में मुख्य गायक का जो स्वर होता है वही प्रधान होता है। किसी भी संगीत कार्यक्रम में मुख्य गायक का जो स्वर होता है वही प्रधान होता है और उसके स्थिर गंभीर स्वर में उसके सहायक अर्थात संगतकार, उसके गंभीर और स्थिर स्वर के साथ उसके सहायक या संगतकार अपना सुंदर स्वर को मिलाते हैं, अपनी आवाज़ मतलब अपने सुंदर स्वर को मिलाते हैं उसके साथ में, किंतु वह आवाज़ कमजोर और कांपती हुई अर्थात अपरिपक्व होती है। एक बार दोबारा सुने इसको। कवि कहता है कि उसके स्थिर और गंभीर स्वर में उसके सहायक अर्थात मुख्य गायक के सहायक संगतकार उसकी आवाज के साथ सुंदर स्वर मिलाते हैं, किंतु वह स्वर कमजोर और कांपता हुआ होता है। वह स्वर जो होता है वह कमजोर और कैसा होता है, कांपता हुआ होता है, अर्थात उसका जो स्वर होता है संगतकार का वह अपरिपक्व होता है, पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होता है। आगे देखिए, वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई रिश्तेदार। आगे कवि कहता है कि ये संगतकार गायक का कोई निकट संबंधी या उसका कृपा पात्र हो सकता है या फिर उसका कोई छोटा भाई या शिष्य या कोई फिर निर्धन व्यक्ति जो लग्नशील है, जो दूर से पैदल चलकर संगीत की शिक्षा लेने के लिए आ गया हो, या फिर कोई लग्नशील व्यक्ति है या कोई रिश्तेदार है जो दूर से पैदल चलकर संगीत की शिक्षा लेने के लिए आ गया, मुख्य गरज में मतलब संगीत शिक्षा लेने के लिए आ गया हो। आगे देखो जरा, वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। आगे कवि कहते हैं कि प्राचीन काल से ही संगतकार का जो स्वर है वो मुख्य गायक के स्वर के साथ ऊंचा और गंभीर स्वर मिलकर उसका गूंजता रहा है। एक बार एक लाइन को दोबारा फिर से देखना आप। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। कवि कहता है कि पुराने समय से ही संगतकार का स्वर मुख्य गायक के ऊंचे और गंभीर स्वर के साथ मिलकर गूंजता रहा है, उसके साथ में गाता रहा है। नेक्स्ट आगे की लाइन देखते हैं। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। आगे कई वर्णन करते हुए कहता है कि जब गायक संगीत के अगले चरणों को गाता है, जब गायक संगीत के अगले चरणों को यानी जो स्थायी चरण होता है उसके बाद दूसरा चरण जो है उसको गाता है, तब आलाप जटिल तानों मतलब जटिल तानों का अर्थ होता है आलाप या तान को कठिनता से प्रस्तुत करना। तो कवि क्या कहता है कि आलाप और तानों के कौशलों को प्रदर्शित करते हुए कवि कहता है कि जो मुख्य गायक होता है वह आलाप और तानों के कौशलों को प्रदर्शित करते हुए खो चुका होता है अपने ही सरगम को लांघकर। कवि कहता है कि तार सप्तक की सीमा को लांघ जाता है,
तार सप्तक की सीमा को लांघ जाता है, अर्थात सरगम के जो 7 स्वर होते हैं उसकी सीमा को लांघ जाता है, चला जाता है भटकता हुआ एक अनंत में, और उसका अनहद नाद से एकाकार होने लगता है। अर्थात अनहद का अर्थ होता है भौतिक सीमा से परे, भौतिक स्वर की सीमा से परे। अनहद का अर्थ होता है भौतिक सीमा या भौतिक स्वर की सीमा से परे। तो कभी भटक कहता है कि जब उसका अनहद नाद से एकाकार होने लगता है, अर्थात उसका भौतिक स्वर की सीमा से परे होता है और वह मूल संगीत से दूर हट जाता है, तब संगतकारी स्थायी चरणों को संभाले रहता है। तो आगे कवि कहते हैं कि तब संगतकार ही उसे स्थायी पंक्तियों की स्मरण कराता है, स्थायी पंक्तियों को उन्हें याद दिलाता है। तब उसे संगतकार ही स्थायी पंक्तियों की स्मरण कराता है, याद दिलाता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामन, जैसे वह गायक के पीछे छूटे हुए सामान को क्या कर रहा हो, संभाल रहा हो। मतलब कवि को ऐसा लगता है जैसे कि कौन, मुख्य गायक अपने पीछे छूटे सामान को, जो संगतकार है बेचारा, वो क्या कर रहा हो, उसे संभाल रहा हो। वह गायक के पीछे छूटे हुए सामान को क्या कर रहा हो, संभाल रहा हो, और जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तो उसका स्वर गायक को उसके, मतलब जो सहायक है, जो संगतकार है, उसका स्वर उसके किसके, गायक के बचपन के दिनों का स्मरण कराता है। संगतकार का स्वर गायक के बचपन के दिनों का स्मरण कराता है, जब वह नौसिखिया था, जब वह नया नया सीखने वाला था और मुख्य स्वर से भटक जाया करता था। ठीक है दोस्तों, ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब मुख्य गायक अपने उच्च स्वर में गाता है, जब कई वर्णन करते हुए कहता है कि जब मुख्य जो गायक है वो अपने संगीत को उच्च स्वर और गंभीर आवाज में गायन करता है, गाने लगता है, और उस समय उसका कभी कभी गाते गाते उसका गला बैठ जाता है, तो इससे प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, तो इससे उसका जो गाने की प्रेरणा है, इससे उसकी जो गाने की प्रेरणा है, अर्थात जो गाने की जो इच्छा शक्ति है, उसके अंदर जो इच्छा शक्ति है वह उसका साथ छोड़ने लगती है, और उसका उत्साह जो है, उसके अंदर जो आत्मविश्वास है वो क्या होने लगता है, वो समाप्त होने लगता है, उसका अंत होने लगता है, उसका समाप्त होने लगता है, उसका उत्साह समाप्त होने लगता है। तब आवाज से राग जैसा कुछ गिराई देता है, और उसका जो तेज स्वर है वह मंद मंद पड़ने लगता है, और उसका तेज स्वर मंद मंद पड़ने लगता है। तभी मुख्य गायक को डनास बांधता है, कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, तभी कहीं से चला आकर संगतकार का स्वर उसे अपार, यानी मुख्य गायक को अपार क्या करता है, सांत्वना प्रदान करता है। तब मुख्य गायक को संगतकार का स्वर अपार, इसकी कोई सीमा नहीं है, अपार, इसका कोई पार नहीं है, वह उसे आत्मविश्वास और उसे सांत्वना प्रदान करता है। आगे देखो, कभी कभी वह यूं ही साथ देता है उसका, कभी कभी वह यूं ही साथ देता उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए,
तो आगे कई वर्णन करते हुए कहता है कि उसके वह डूबे हुए आत्मविश्वास को नवजीवन प्रदान करता है और इस प्रकार वह उसे कभी कभी एक कारण ही बिना किसी कारण के भी बिना किसी स्वार्थ के वह गायक को संगत करता है, वह गायक के साथ संगत करता है, मानो वह उसे आश्वस्त कर रहा है। तो ये बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और ये फिर से गाया जा सकता है। वो ये बताने के लिए मानो वह उसे आश्वस्त कर रहा है कि वह अकेला नहीं है, वह स्वयं को अकेला न समझे, वह अर्थात संगतकार भी उसके साथ में है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। आगे कवि वर्णन करते हुए कहता है गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग। तो कवि वर्णन करते हुए कहता है कि वह गायक को आत्मविश्वास दिलाता है कि वह चाहे तो जो गा चुका पद है, जो गा चुका राग है, वह उसे फिर से गा सकता है। जो राग गाया जा चुका है उसे वह फिर से गा सकता है। वह चाहे तो गाए चुके पदों को, राग को फिर से गा सकता है। आगे देखिए नेक्स्ट। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि संगतकार जो है वो मुख्य गायक का साथ देते हुए अपने स्वर पर नियंत्रण रखता है। हिचक से तात्पर्य कवि यहाँ पर, हिचक मतलब होता है संकोच या डर, लेकिन कवि ने यहाँ पर वाक्य बताया है कि संगतकार मुख्य गायक का साथ देते हुए अपने स्वर पर, अपनी आवाज पर क्या रखता है, नियंत्रण रखता है और वह जानबूझकर अपने स्वर का ऊंचा न उठने की जो कोशिश है, वह जानबूझकर अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा नहीं उठने देता है, ऊंचा नहीं उठने देता है। अर्थात वह एक सहायक की भूमिका में ही बने रहने का प्रयास करना चाहता है, कोशिश करता है मतलब प्रयास करता है। तो वह एक सहायक अर्थात संगतकार की भूमिका में ही बने रहने का प्रयास करता है। आगे देखिए, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो आगे कई वर्णन करते हुए बताया ये संगतकार की असफलता, विफलता योग्यता नहीं है, बल्कि ये तो क्या है, मनुष्यता यानी उसकी मानवीय भावनाओं का प्रमाण है। ये तो उसकी मनुष्यता मतलब मानवीय भावनाओं का जो है वो प्रमाण है, ठीक है। बल्कि उसकी मानवीय गुण जो है, जो मानवीय भावना है, उसका ये प्रमाण है, ठीक है। तो इस प्रकार से कवि ने बताया है कि जो संगतकार है वो केवल मुख्य गायक की भूमिका में रहता है, उससे पीछे कार्य करता है, उसके साथ चलता है, किंतु उससे आगे निकलने की कोशिश नहीं करता है। तो थोड़ा सा और इसको देखिए, मतलब कवि जो संगतकार है, कवि के साथ जो लगा हुआ है, वह योग्य है, समर्थ भी है, होते हुए भी वह स्वयं को उसकी पृष्ठभूमि में ही रखना चाहता है। संगतकार जो है वो योग्य भी है, समर्थ भी है कार्य करने में, किंतु वह स्वयं को उसकी जो पृष्ठभूमि है उसी में ही रखता है। और जो उसका गुरु है अर्थात जो मुख्य गायक से यहाँ पर लिया गया है, तो कवि ये कहना चाह रहा है कि जो मुख्य गुरु की जो मान प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, वह उसको बढ़ाने में पूर्ण क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, पूर्ण योगदान देता है। तो इस प्रकार से पाठ जो है संगतकार के माध्यम से कवि ने बतलाया है कि उसकी जो भूमिका होती है वो बहुत ही प्रमुख होती है। और यदि संगीतकार जो है, मुख्य गायक है, यदि वो अपने स्वर से भटक भी जाता है तो उसको वो अपने मुख्य स्थान पर लेकर आ जाता है, उसकी जो मुख्य चरण है उसको वहाँ पर वो लेकर आ जाता है और उसे याद दिलाता है। तो इस प्रकार ये पाठ जो है, अब दोस्तों इसके बाद जो प्रश्न बनने वाले हैं इस पाठ से वो भी हम पढ़ने वाले हैं, उनको भी आप देखें। सबसे पहले हम कवि परिचित से जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको देखते हैं पहले। तो देखिए जरा,
पहला प्रश्न बनेगा यहाँ से, मंगलेश डबराल का जन्म कहाँ हुआ था और कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। कहाँ हुआ था? यदि आपसे जिला पूछता तो टिहरी गढ़वाल है, राज्य पूछता है तो उत्तरांचल यानी उत्तराखंड है, यदि गांव का नाम पूछता है तो काफल पानी यानी गांव में स्थित है। यदि शिक्षा दीक्षा इनकी हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो देहरादून में हुई थी। इसके अलावा इनका संबंध किन पत्रिकाओं से है, किन अखबारों से है, उसमें भी हम देख लेते हैं। तो हिंदी पैट्रियट है, प्रतिपक्ष है और आसपास, इनका इनसे संबंध रहा है क्योंकि इन्होंने यहाँ पर कार्य किया इसलिए। इसके अलावा पूर्वग्रह है, ये प्रकाशित, इसके ये संपादक रहे हैं, ये ध्यान रखें आप। इसके अलावा लखनऊ से प्रकाशित होता था अमृत प्रभात नामक पत्रिका में, इन्होंने जो भवन है उसमें जाकर नौकरी भी की है इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने 1983 में जनसत्ता अखबार का भी साहित्यिक संपादक के रूप में पद संभाला है। और सारा टीवी जो सारा समय है उन्होंने भी इसमें कार्य किया है। इसके अलावा इन्होंने नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं, ये नेशनल बुक ट्रस्ट एक प्रकार की संस्था है जो देश के लिए कार्य करती है, उससे जुड़े हुए हैं ये। और मुख्य रूप से देखा जाए तो इसमें इनकी कविता के 4 संग्रह हैं, कविता के 4 जो है काव्य संग्रह हैं। जो मुख्य महत्वपूर्ण है वो है पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। तो इस प्रकार इसके 4 कविता संग्रह मुख्य मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही, फर्स्ट ग्रेड के लिए, व्याख्याता के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इनको जो है कौन कौन से भाषाओं से इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, अनुवाद किया है, तो अंग्रेजी है, रूसी है, जर्मन है, स्पानी है, पोल्सकी है, बल्गारी है। इनकी भाषाओं में इन्होंने भी अनुवाद इनके प्रकाशित हो चुके हैं इन भाषाओं से। इसके अलावा इन्हें जो पुरस्कार मिले हैं वो कौन कौन से मिले हैं दोस्तों, वो भी देख लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार है, पहल सम्मान है, और वो इसलिए दिए गए ताकि इन्होंने क्या किया है, ये जो है अनुवादक के रूप में इन्होंने बहुत सारी भूमिका निभाई है, क्योंकि इन्होंने बहुत पुस्तिकाओं का विदेशी भाषाओं से अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में इन्होंने अनुवाद इसका किया है। ओके दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों मुख्य गायक के बाद जो है मनोरम, सुंदर, कमजोर और कांपते हुई जो आवाज़ है वो किसकी है? तो बताया मैंने अभी आपको, जो अपरिपक्व है वो किसकी है? संगतकार की है। किसकी है? संगतकार की है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा इसमें बनता है यहाँ से कि जो हिचक है वो किसका प्रतीक है? लास्ट में आए, हिचक जो है वो किसका प्रतीक है? हिचक जो है वो एक मनुष्यता की प्रतीक है, उसकी मनुष्यता की प्रतीक है हिचक। इसके अलावा मुख्य गायक का जो स्वर को कौन पुनः दोहराता है? तो बहुत ही सिंपल बताया, मैंने आपको समझाया था कि मुख्य जो गायक होता है उसको, उसके स्वर को कौन दोहराता है? संगतकार दोहराता है। कौन दोहराता है? संगतकार। इसके अलावा तार सप्तक में किसका गला बैठने लगता है? तो अभी आपको बताया था, मैं अपन ने पढ़ा था यहाँ पर, तार सप्तक में जो है मुख्य गायक का गला बैठने लगता है। जटिल तारों, किसको? जटिल तारों के जंगल में खो जाता है। कौन खो जाता है भाई? तो अभी देखा था अपन ने, खो जाता है वो है मुख्य गायक, जटिल तारों में खो जाता है, तब जाकर संगतकार उसे स्थायी चरणों की याद दिलाता है। अभी आपको बताया था। इस प्रकार दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगे? यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करें, आप बताएं। और कोई भी यदि प्रश्न बनता है आपको समझ में ना आए तो उसका उत्तर भी मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों वीडियो आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।